बच्चों आज हम रोटेशनल मोशन के जेई मेंस के पीवाईक्यू देखने जा रहे हैं। पिछले 5 साल के पीवाईक्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो हम एक एक करके उन्हें देखेंगे। जैसे यहाँ पर पहले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो देखो इसमें बोला गया है अ हैवी आयरन बार ऑफ वेट डब्ल्यू इज हैविंग इट्स वन एंड ऑन द ग्राउंड एंड द अदर ऑन द शोल्डर ऑफ अ पर्सन. The bar makes an angle of theta with the horizontal, then the weight experienced by a person is. मीन्स पर्सन है कोई, है ना, उसके कंधे पर ये रॉड रखी हुई है और जो इसका दूसरा सिरा है वो कहाँ पर है, ग्राउंड पे रखा हुआ है। और बोला है कि जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये ग्राउंड पर विद द हॉरिजॉन्टल वो थीटा का सबटेंड कर रहा है। ठीक है, और इसका वेट था डब्लू, तो ये तो ऑफकोर्स सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा, तो मैंने यहाँ पर एक्ट करा दिया। मैंने कहा अगर इसकी लेंथ एल है, क्लियर है, तो सेंटर ऑफ मास इस एंड से कहाँ पर लाई करेगा, L/2 दूरी पर। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर हमसे पूछा था कि ये कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कुछ नॉर्मल्स कंसीडर कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पर जो नॉर्मल लग रहा होगा इसको मैं N1 बोल देता हूँ। ठीक है भाई, और एक नॉर्मल कहाँ से लगा होगा, ग्राउंड से लगा होगा, तो ग्राउंड से जो नॉर्मल लगा इसको मैं बोल देता हूँ N2। ठीक है, N1 ये और N2 ये। अब मेरे को क्या करना है, अगर ध्यान से देखो, क्योंकि ये रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो रॉड अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस पर जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इवन टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, है ना, वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क। और मैं जो है टॉर्क इसी पॉइंट के अबाउट लिख लूँगा इसमें, और इसको क्या कर दूंगा, 0 के बराबर कर दूंगा। चलो आगे बात करते हैं। अगर नेट फोर्स की मुझे बात करनी है तो मैं बोलूँगा N1 प्लस N2 वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये किसके बराबर होना चाहिए, W के बराबर होना चाहिए। इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब लगाते हैं नेट टॉर्क वाली इक्वेशन कि नेट टॉर्क ऑन अ बॉडी अबाउट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0 इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम। देन यहाँ पर हो जाएगा आपका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट मुझे लिखना है, तो देखो क्या क्या, N2 की वजह से तो टॉर्क होगा नहीं क्योंकि ये तो खुद ही यहीं से पास कर जा रही है। जो टॉर्क होगा वो किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, और इस N1 की वजह से होगा। ठीक है, तो हम दोनों की वजह से लिख लेते हैं। अच्छा, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क को मैं बोल सकता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स, है ना, या फिर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, क्योंकि आर क्रॉस एफ होता है तो हम इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन ही यूज़ कर लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो N1 का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा डिस्टेंस का यहाँ से पॉइंट P से, वो कितना होने वाला भाई, तो सीधा सीधा आप L का कंपोनेंट देख लो परपेंडिकुलर वाला, तो ये जो है देखो यहाँ पे L और ये एंगल थीटा है, तो ये हो गया आपका L cos थीटा के बराबर, तो ये L cos थीटा हो गया। इन द सेम वे W का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये होगा आपका L/2 cos थीटा के बराबर। क्लियर है भाई। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो टॉर्क जैसे ही आप लिखोगे N1 की वजह से, तो ये हो जाएगा आपका N1 इंटू L/2 cos थीटा, है कि नहीं। और अगर इसकी बात करो तो पॉइंट P के अबाउट ये वाला जो टॉर्क है वो कैसा सेंस में भाई, ये आपका क्लॉकवाइज सेंस में, और W का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को आपको नेगेटिव से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं W की वजह से टॉर्क लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा W इंटू, पहली बात तो ये L/2 नहीं होगा, यहाँ पे L होगा, है ना। इसकी दूरी देखो कितनी थी, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये अपनी थी L cos थीटा के बराबर, ये है अपना W इंटू L/2 cos थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से जो N1 आएगा आपका सिंप्लीफाई करने पर ये निकलेगा W/2 के बराबर। ये तो डायरेक्टली निकल आया देखो टॉर्क वाले से ही, है कि नहीं। ये तो इसका ऑप्शन जो हो गया वो कौन सा हो गया भाई, इसका ऑप्शन होने वाला है अपना ये वाला, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, W/2। अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, हमसे बोला है, चलो पहले इसको रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्ट्रिंग इज wrapped अराउंड द रिम ऑफ अ व्हील ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0.40 kg मीटर स्क्वायर। एक रिम दे रखी है हमको, है ना, स्ट्रिंग दे रखी है जो क्या कर रही है, एक रिम के ऊपर लपेटी हुई है स्ट्रिंग, है ना। और इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है क्वेश्चन में, वो दिया है हमको
0.40 kg मीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं रेडियस, और जो रेडियस दी है वो दी है हमको 10 सेंटीमीटर के बराबर। आगे बोला कि द व्हील इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, इसका ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, फ्रीली रोटेट कर सकता है। आगे देखो, इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट एट t इक्वल टू 0। इन्होंने बोला कि जो व्हील था वो किस पर था भैया, रेस्ट पर था, मीन्स ओमेगा इनिशियल इक्वल टू 0। आगे बोला द स्ट्रिंग इज नाउ पुल्ड बाई ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। जैसे जो स्ट्रिंग है इसको कितने फोर्स से खींचा जा रहा है, 40 न्यूटन का फोर्स लगाया गया इस पर। आगे, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 10 सेकेंड इज x रेडियन पर सेकेंड, वेयर x इज एंगुलर वेलोसिटी पूछिए कि 10 सेकेंड के बाद मीन्स एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो टाइम आपको दिया है 10 सेकेंड, यहाँ पर आपको निकालना है कि ओमेगा फाइनल जो है वो कितना होगा। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे, और अल्फ़ा निकालने के लिए क्या होता है कि नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। अगर यहाँ पे टॉर्क की बात करूँ, और ये वाला जो हमें दे रखा है ये क्या है, रेडियस है स्मॉल आर, जिसकी वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी दी है। तो मैं टॉर्क अगर लिखना चाहता हूँ तो वो कितना होता है भाई, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। अब देखो आर परपेंडिकुलर कितना, आर के बराबर ही है, और आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका मीटर में पुट करना 0.1 इंटू एफ की बात करें तो ये हो गया आपका 40 इज इक्वल टू आई, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है ऐसा यूनिट में ही है तो कोई चिंता की बात नहीं है, इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से जो अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1 इंटू 40 से ना डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 के बराबर डिवाइडेड बाई 0.4। सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा ये 10 मीटर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बोलो भाई, अब हम क्या करें, यहाँ पर अपनी इक्वेशन लगा देते हैं, मीन्स ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल, क्योंकि अल्फ़ा कांस्टेंट है ना, तुम्हारी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। बस हो गया, ओमेगा फाइनल हमें निकालना था, ओमेगा इनिशियल 0 था, अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल ली 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 100 रेडियन पर सेकेंड, 100 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम थर्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। ठीक है भाई, तो जेईई मेंस के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें बोला था, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे पीडीएफ में, तो देखो मैंने किस डेट में आया था, कौन सी ईयर थी, और मॉर्निंग शिफ्ट थी या इवनिंग शिफ्ट थी, सब कुछ मेंशन्ड है यहाँ पे, है ना। तो आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, और ये पीडीएफ मैं आपको मीन्स से प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक दे दूंगा, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अ सर्कुलर डिस्क रीचेज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ एल। ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन बना रखा है, और यहाँ पर मैंने किसको प्लेस कर दिया, एक डिस्क को प्लेस कर दिया है। ठीक है भाई, और ये टॉप से बॉटम पर आने वाली है। आगे बोला इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ एल, मतलब इसकी हमें लेंथ भी दे दी, ये आपको एल दे रखी है। व्हेन इट स्लिप डाउन द प्लेन इट टेक्स t सेकेंड, व्हेन इट रोल्स डाउन द प्लेन देन इट टेक्स अल्फा बाई 2 की पावर 1/2 t सेकेंड। ठीक है भाई, तो जब ये स्लिप करेगा तो इसको कितना टाइम लग रहा है, t सेकेंड लग रहा है, और जब ये क्या करता है, रोल करता है ना, तो इसको जो टाइम लगता है वो लगता है आपको अल्फ़ा बाई 2 की पावर 1/2 इंटू टी सेकेंड। क्लियर है, इतना टाइम लगता है। तो आपको निकालना है कि भाई ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या होने वाली है एक्चुअली में। हाँ, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, और इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी थी, बस जो ट्रैक की लेंथ है वो एल दे दी थी। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर मैं ये स्लिपिंग कर रही है तो स्लिपिंग के केस में अगर मैं एसेलरेशन देखूँ कि कौन एसेलरेशन है जो इसको रोल कर रहा है, मतलब स्लिप करा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ जी साइन थीटा रहेगा, है ना, इन केस ऑफ स्लिपिंग। तो मैं कहूँगा इन केस ऑफ स्लिपिंग जो एसेलरेशन है वो सिर्फ जी साइन थीटा का है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू इनिशियल 0 था, है ना। तो आपको कितनी दूरी चलना है, एल दूरी चलना है, तो सीधा सीधा हम लगा देते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू
यू तो जीरो था, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। बोलो भाई, ये होगी हमारी पहली इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली इक्वेशन के ऊपर। और नेक्स्ट वाली इक्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर रोल होने वाला है, ठीक है। अगर ये रोलिंग करेगा दैट मीन्स मैं यहाँ पर एसेलरेशन की बात करूँ तो कितना होता है। एसेलरेशन का हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है, कोई बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन पर रोल करती है तो वो होता है जी साइन थीटा अपॉन 1+c के बराबर। और क्योंकि ये इन्होंने बोल रखा है कि एक डिस्क है, तो डिस्क के लिए जो c की वैल्यू होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर डिस्क, जो आपका c होता है ये होता है 1/2 के बराबर, है कि नहीं। अरे यार I=CMR² होता है ना, तो ये कांस्टेंट कितना होता है c की वैल्यू डिस्क के लिए 1/2 होती है। ये चीज़ जब यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करोगे तो एक्सेलरेशन कितना आने वाला है, ये आ जाएगा के पास 1 + 1/2, मतलब ये कितना होने वाला है 3/2, और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, रीअरेंज करोगे तो 2/3 साइन जी साइन थीटा। ये एक्सेलरेशन आ गया इन केस ऑफ रोलिंग। तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो एल अगेन आप ये इक्वेशन लगाओगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने कहा एल इज इक्वल टू यू तो जीरो है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हाफ ए टी स्क्वायर मीन्स 2/3 जी साइन थीटा इंटू इसको हम टी डैश का स्क्वायर बोल देते हैं ना, जो क्या है ये टाइम है। अब इससे कंपेयर करेंगे, पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से जो टी डैश आएगा आपका वो आने वाला है, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपके पास 3, या फिर सिंपली एक काम कर सकते हो आप, इसको और इसको डिवाइड कर दो, है ना, तो वहाँ से भी निकल आएगा। तो ये टी डैश अपॉन टी अगर मुझे निकालना है तो पहले तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये आ जाएगा इधर से एल, ये हो जाएगा 2l अपॉन जी साइन थीटा, और इधर से अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 3l अपॉन जी साइन थीटा, ठीक है, 3l अपॉन जी साइन थीटा, और इधर से कितना आता है 2l, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 3, क्योंकि टी डैश ऊपर लिखा है मैंने, तो 3/2 इतना ही होने वाला है, 3/2, ठीक है भाई। अब इसको जरा कर दो सिंप्लीफाई, तो यहाँ से जो टी डैश आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा √3/2, ठीक, इंटू टी, इतना ही तो होगा। तो यहाँ पर अगर आप इससे कंपेयर करो, क्योंकि √α/2 लिखा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, है ना। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा। जब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है देखो जरा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बोला है कि a thin circular disc of mass capital M and radius capital R is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with angular velocity omega, ठीक है। If another disc of same dimension but of mass m/2 is placed gently on the first disc coaxially, then the new angular velocity of the system is, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 की अगर मैं बात करूं तो क्या था, एक हमारे पास डिस्क थी जो रोटेट कर रही थी अपने एक्सिस के अबाउट, जैसे ये वाला इसका एक्सिस है, कुछ ओमेगा से रोटेट कर रही थी। आप क्या करते हो, इस पर अनदर डिस्क लेके आते हो और प्लेस कर देते हो, ठीक है। डायमेंशंस की बात करें तो उन्होंने बोला इफ एंगुलर डिस्क ऑफ सेम डायमेंशंस बट मास m/2, जैसे इसका मास था वो कुछ m kg का था, इसके ऊपर आपने एक और डिस्क प्लेस कर दी और इसकी डायमेंशन जो है वो कैसी है, सेम है, डायमेंशन सेम है, लेकिन इसका मास जो है वो कितना है m/2 kg का है। अब सोचो जेंटली प्लेस किया है, मीन्स यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है, तो आप बोलोगे एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल होगा, क्योंकि नेट टॉर्क है ना अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन 0, दैट मीन्स I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। और अगर I1 की बात करी जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है भाई, क्योंकि डिस्क है तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ m इंटू आर स्क्वायर
इंटू पहले ओमेगा था तो ओमेगा। अब कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पर एक और डिस्क रख दी गई, तो पहली डिस्क का हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m/2 इंटू आर स्क्वायर। अब मैं इसे बोल देता हूँ ओमेगा डैश। तो यहाँ से आप ओमेगा डैश को निकालोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बट सॉरी यहाँ पे देखो जरा, पहले सिंप्लीफाई कर लो। 1/2 और यहाँ पर है ये 1/4, 1/2 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा आपका, या फिर इसको लिख ही लेते हैं यहाँ पर 1/2 प्लस 1/4, और यहाँ पर जो बचेगा वो 1/2 बचेगा, एम आर स्क्वायर कॉमा ये है ना, ये ओमेगा था, ओमेगा डैश। तो यहाँ से ओमेगा डैश जो आएगा आपका वो क्या आने वाला है, देखो जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, कितना आएगा 0.5 प्लस 0.25, 0.75 है ना। तो ये आपका ओमेगा डैश जो हो गया वो हो गया आपका 0.75 डिवाइडेड बाई 0.5, 1/2 है, या फिर ऐसे ही रहने दो भाई 1/2। ये मैं क्या करने में लगा हुआ हूँ, ये हो जाएगा आपका यहाँ से आपने निकाला 0.75, ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू 0.75 इंटू ओमेगा। ठीक है भाई, इसको आप 0 सिंप्लीफाई करोगे तो लिख सकते हो 0.5 अपॉन 0.75 ओमेगा, और जो किसके बराबर हो जाएगा आपका 2/3 ओमेगा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है भाई, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आप लोग 5th वाला क्वेश्चन जरा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाई करो भाई। इसमें बोला था कि 3 बॉल ऑफ मास 2 kg, 4 kg एंड 6 kg रेस्पेक्टिवली आर अरेंज्ड एट सेंटर ऑफ एन एज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 मीटर। आगे बोला द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल विल बी। आसान सा क्वेश्चन पूछा था भाई, इन्होंने कहा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इनके जो कॉर्नर्स हैं इन पर 3 मासेस को प्लेस कर दिया। जो साइड दे रखी है आपको वो भी बता रखी है कि भैया 2 मीटर की साइड थी। जो मासेस रखे हैं वो हैं 2 kg का है एक जो है वो है आपका 4 kg, और जो थर्ड वाला है ये है आपका 6 kg का। आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था सिस्टम का अबाउट द सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब कोई एक्सिस यहाँ कहीं इसके सेंट्रोइड से पास कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये यहीं मिड पॉइंट ही होगा इसका, मिड पॉइंट इन द सेंस कि जो सेंटर है वही सेंट्रोइड है। अब देखना जरा ध्यान से, साइड अगर 2 मीटर की है तो ये कितना होने वाला है, क्योंकि मीडियंस भी यहीं से पास करने वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो, और ये जो है 2:1 के रेशियो में जो मीडियन है वो क्या करती है, मतलब ये सेंट्रोइड है जो डिवाइड कर देगा इसको मीडियन को 2:1 में। ये एंगल कितना 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा डेफिनेटली 30 हो जाएगा। और अगर ये 30 और ये साइड 2 मीटर है तो पहले तो मीडियन की लेंथ कितनी होगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो लेंथ होगी मीडियन की वो आपकी होगी कितना, ये हो जाएगी 2 cos 30, cos 30 कितना होता है, ये हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाई 2, सही है, तो ये हो जाएगा √3 के बराबर। अब √3 को आपको किस रेशियो में डिवाइड करना है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो अगर आपको, क्योंकि कैलकुलेटर तो मुझे आफ्टर ऑल यही लेंथ करनी है ना यार, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स बोल देता हूँ। तो जो आपका देखो एक्स आने वाला है वो आ जाएगा किस रेशियो में, 2:3 के में, तो 2:3 मल्टीप्लाई बाई 2:1 का रेशियो था तो ये हो गया 2/3 है ना, 2/2 + 1 मल्टीप्लाइड विद √3। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया आपके पास 2/√3 मीटर। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो देखो 2 kg, क्योंकि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं चलो, तो ये हो जाएगा आपके पास एक 2 kg की बॉडी है, पहले इसके लिए लिखते हैं, तो 2 इंटू हाँ पॉइंट मास बॉडी बेसिकली हम इनको कंसीडर करेंगे क्योंकि रेडियस वगैरह इनकी नहीं दे रखी है। तो ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाइड विद हाउ मच, 2/√3 का होल स्क्वायर। इन द सेम वे ये जो दूरी है वो भी सेम होने वाली है, यही x के बराबर, और ये जो है ये भी कितनी होगी x के बराबर ही होगी।
तो हम लिख देते हैं इस 4 kg वाले के लिए, तो 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो तो 2 + 4 + 6 कितना हो जाएगा, 6 + 6 12 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 4/3, कॉमन ले लिया भाई 2/√3 का होल स्क्वायर है ना, जो कितना हो जाएगा 4/3 के बराबर। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4 टाइम्स और ये आ गया आपके पास 16 kg मीटर स्क्वायर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवा वाला, आप लोग पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर देखो 6 में क्या बोला है, 6 में बोला है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस टू 3/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। मैंने कहा कि अभी जैसे कौन सा क्वेश्चन है 6 वाला, अगर अभी रेडियस जो आर है और यहाँ से ये रिड्यूस हो जाती है कितना, 3/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, 3/4 हो जाती है प्रेजेंट वैल्यू की। आगे क्या बोला, विदाउट चेंज इन इट्स मास देन द वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑफ द अर्थ। देख यार, अगर मैं तुझसे बात करूं अर्थ के बारे में, तो अर्थ क्या, जैसे ये तेरी क्या है, अर्थ है, ठीक है, और ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, जैसे ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, और इसके अबाउट ये फॉर एग्जांपल ओमेगा से चक्कर लगा रही थी, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड होता है अर्थ का वो अराउंड 24 आवर्स होता है, ठीक भाई, टाइम पीरियड 24, और मैं जानता हूँ कि टाइम पीरियड जो होता है वो होता है आपका 2π/ओमेगा के बराबर, क्योंकि रेडियस जो है वो हो गई है 3/4 और मास जो है वो कैसा है भाई, इन्होंने बोला है कि उसको आप कांस्टेंट कंसीडर कर लो। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कोई टॉर्क, क्योंकि अचानक से हुआ है ये, है ना, कोई एक्सटर्नली आके नहीं किया किसी ने, अचानक अपने आप ही हुआ है। तो एल इनिशियल इक्वल टू एल एफ के बराबर, तो मैं बोलूँगा I1 ω1 इज इक्वल टू I2 इंटू ω2। I1 की बात करें, क्योंकि यार ये हम स्फीयर कैसा, सॉरी अर्थ को कैसा कंसिडर करेंगे, एज अ सॉलिड स्फीयर कंसिडर करने वाले हैं, और अगर ऐसा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना होता है, 2/5 mr² होता है। इनिशियल रेडियस अगर r थी तो r² हो गया, इंटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा थी तो मैंने इसको ओमेगा लिखा। फाइनली क्या हुआ है कि जो रेडियस है वो श्रिंक कर गई और कितनी हो गई, 3/4 ऑफ r हुई है, तो मास तो सेम था, इसको मैंने लिखा 3/4 r² इंटू ओमेगा। क्लियर है, इसको डैश बोल देते हैं। तो जो ओमेगा, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर देखो, 2/5 गया, m गया, m गया, इवन ये r भी चला जाएगा r से, है ना। तो यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू बचा आपके पास 9/16 ओमेगा डैश के बराबर, और ओमेगा डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 16/9 ओमेगा। क्लियर है। अब देखो ओमेगा डैश अगर इतना हुआ है तो टाइम की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली मैं जानता हूँ टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा के है। जब ये 16/9 हुआ है तो जो टाइम पीरियड हो गया होगा वो कितना हो गया होगा भाई, 9/16 मल्टीप्लाइड विद पहले कितना था, 24 था। सिंप्लीफाई कर लो भाई इसे, ये 2 टाइम्स, ये कितने टाइम्स, 8 से 3 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 27/2 आवर्स, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, और ये जो सिंप्लीफाई हो गया आ जाएगा कितना, 13 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो इन्होंने बस हमें फिल इन द ब्लैंक्स में यही पूछा था कि हाउ मेनी आवर्स एंड 30 मिनट्स, तो 13 आवर्स हो गया आंसर इसका, ठीक है। चलो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पढ़ो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला था, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ hollow sphere to that of a solid cylinder of equal mass, मास जो है वो कैसा है बच्चा,
इक्वल है, आगे बोला था कि एक तो हमारे पास क्या है, हॉलो स्फीयर है, और एक क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। चलो बना लेते हैं दोनों को। अगर मैं कह रहा हूँ कि भैया देखो, एक हमारे पास है सॉलिड स्फीयर और दूसरा हमारे पास है हॉलो स्फीयर, मतलब हॉलो स्फीयर नहीं, सिलेंडर है, कुछ इस तरह की शेप है। देखो मैं थोड़ा रफ डायग्राम बना देता हूँ, ये ऐसा, और ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, और जो एक्सिस है वो ध्यान से देखना यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है मतलब इसके अबाउट ये रोटेट करेगा भाई। और यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाली है। कौन? ये आपका होल स्फीयर, ये ओमेगा से इसके अबाउट रोटेट करेगा। आपसे पूछा तो रेडियस ऑफ गायरेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है, या फिर स्मॉल आर डैश, ये सिंपली अंडर रूट ऑफ के इंटू आर के बराबर होता है। ये क्या होता है अंडर रूट ऑफ के? के जो है वो कांस्टेंट होता है। जैसे मैंने कहा कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो के एम आर स्क्वायर है। तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो सिंपली आप लिख सकते हो इसको इस फॉर्मेट में, एम इंटू अंडर रूट के इंटू आर और इसका होल स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर यही रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो ये अंडर रूट ऑफ के इंटू आर हो जाएगा। चलो पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं दोनों बॉडीज़ के लिए। तो देखो मास इक्वल दिया, मीन्स इसका भी मास एम के जी और इसका भी मास कितना है, एम के जी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने ये जो डायमेंशंस दिए हैं, देखो ये वाला तो दिया है हमें 2r, और ये वाला जो दिया है हमें वो दिया है 4r, लेंथ जो दी है। और क्या कहा, अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये कितना है भाई, इसकी जो रेडियस हमें दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है कैपिटल आर के बराबर। ये रेडियस है आर के बराबर। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। तो सबसे पहले तो जो हम देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का लिखते हैं, वो कौन सी एक्सिस के ओर लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना। मैं कहता हूँ इसके जो सेंटर से पास कर रहा है एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले लिखता हूँ। ये है आपका आई सी ओ एम, इसके अबाउट लिखूंगा तो इसको बोलूँगा आई सी ओ एम। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के मैं यहाँ से इसको इस एक्सिस के अबाउट शिफ्ट कर दूंगा। तो एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो देखो कैसे लिखूंगा। पहले तो क्योंकि ये एक रॉड की तरह, इसको मैं पीट पाट के एक रॉड बना दूंगा, रॉड की तरह मुझे दिखने लगेगा ये, है ना, लीनियर डायमेंशन। तो जो रॉड का होता है वो कितना होता है, एम इंटू एल स्क्वायर। जो लेंथ है वो कितनी है यहाँ पे, 4r के बराबर, स्क्वायर बाई 12। ठीक है भैया, एक रॉड का अबाउट इट सेंटर जो होता है वो होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। ये हो गया। अगर ध्यान से देखो तो इसका मुझे डायमीटर भी दे रखा है 2r के बराबर। 2r के बराबर मीन्स इसको जब मैं ऐसे पिचकाऊंगा, है ना, तो एक डिस्क की तरह बिहेव करने लग जाएगा ये। और जब एक डिस्क की तरह बिहेव करेगा तो उसका भी आएगा ये, है ना भाई, बोलो ना, एक डिस्क की तरह बिहेव करेगा जब इसको ऐसे ऐसे प्रेस कर दोगे आप। तो ये हो जाएगा आपका एम इंटू, अगर बात करी जाए कि डिस्क की रेडियस कितनी है तो ये आर के बराबर है, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्योंकि डिस्क के डायमेट्रिकली, है ना, डायमेट्रिक के अलोंग ही एक्सिस होगा तो एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। तो ये आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अब हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये आपके पास हो जाएगा 16 एम आर स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4। 16 मतलब 4/3, ये हो गया। दैट मीन्स 4/3 प्लस 1/4, 4/3 प्लस 1/4 इंटू एम आर स्क्वायर। क्लियर है? तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 16 प्लस 3, हाउ मच, 16 प्लस 3 19 बाई 12 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट है लेकिन अभी ये, ठीक है। अब इसको मैं लगा देता हूँ इस एक्सिस के अबाउट, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ ये मेरा ए बी एक्सिस है। तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सिलेंडर का अबाउट ए बी, ये हो गया आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम मास है। और दूरी कितनी है भाई दोनों एक्सिस के बीच में, ये
क्योंकि 4 आ रहा है टोटल, तो ये 2r हो जाएगा, तो ये हो गया 2r का होल स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास कितना है, ये रहा 19/12 m r स्क्वायर प्लस 4m r स्क्वायर। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो गया 19 m r स्क्वायर प्लस 48 m r स्क्वायर बाई 12। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया, कितना हो गया 19 प्लस 48 हाउ मच, ये हो जाएगा आपके पास अराउंड 77 और 50 प्लस 19 70 67 के अराउंड हो रहा है ये, डिवाइडेड बाई 12 एम आर स्क्वायर। क्लियर है भाई? अब देखो ये तो मैंने लिख दिया सिलेंडर का, अब बात करते हैं इसकी। तो इसका तो काफ़ी आसान है लिखना कि भाई स्फीयर का हॉलो स्फीयर है भी नहीं है, और हॉलो स्फीयर का कितना होता है अगर आप जानते हो तो ये होता है आपके पास 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है भाई, जो इसकी रेडियस जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है आर के बराबर ही, तो ये हो गया आपके पास 2/3 एम आर स्क्वायर। अब आपसे पूछा था कि द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर, रेडियस ऑफ गायरेशन हॉलो स्फीयर की बात करी जाए तो आर जो हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर, ये हो जाएगा आपके पास √2/3 आर के बराबर। और अगर इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करी जाए, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सिलेंडर अबाउट इट्स ए बी एक्सिस, तो ये हो जाएगी आपका √67/12 आर के बराबर। अब क्या करना भाई, इन दोनों को कर दो डिवाइड। जैसे आप डिवाइड करोगे हॉलो स्फीयर अपॉन आर सिलेंडर, तो ये आ जाएगा आपके पास √2/3 मल्टीप्लाइड विद 12 डिवाइडेड बाई 67। तो देखो 3 से 4 टाइम्स गया, तो ये आपके पास आ गया √8 डिवाइडेड बाई 67। और आपसे यही पूछा था कि ए बी एस शोन इन फिगर इज √8/x, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, तो x कितना हो गया भाई, यहाँ से आपके पास आ गया 67 के बराबर। यही अपना बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब देखा जाए तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऊपर कर लेता हूँ। चलो भाई वेट, हाँ ठीक है। देखो अभी हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, जब तक मैं ये इरेज कर देता हूँ आप लोग थोड़ा सा रीड कर लेना इसको, क्या है क्वेश्चन नंबर 8। वेट, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला था, अ हॉलोस्फीयर इज रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बोला है कि एक हॉलोस्फीयर है इज रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, रेशियो पूछा था हमसे कौन सा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी का। तो ये कितना हो जाएगा भाई, अपने को यही कैलकुलेट करना था। तो देखो ये कैसे निकलेगा, तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए कि कितना होता है, तो ये बहुत आसान सी चीज़ होती है। जैसे मैंने कहा ये कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एग्जांपल CmR² है, इन जनरल बात करता हूँ मैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल, और ये अगर प्योर रोलिंग कर रही है तो ये होती है सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी
रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये होती है आपकी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी बात करी जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जनरल बॉडी है तो ये होता है आपका सी एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। अगर इनकेस कोई बॉडी रोल कर रही है तो आप ये जानते हो कि v जो है वो ओमेगा आर के बराबर होगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पर ये मेरे को ऐसा कुछ दिखने वाला है, सी एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये है हमारी कौन सी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, और ये है हमारी ट्रांसलेशनल। और मुझसे जो पूछा था क्वेश्चन में वो यही पूछा है कि द रेशियो ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब के आर अपॉन के टी कितना होगा। तो के आर अपॉन के टी की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से देखना बच्चा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी है और इन दोनों को जब डिवाइड करोगे है ना तो क्या मिलने वाला है आपको, सीधा सीधा बस एक सी का टर्म ही तो आ रहा है। और सी कितना है, फॉर द बात करी जाए कि एक होलोस्फीयर है, सी की वैल्यू कितनी होती है होलोस्फीयर के लिए भाई 2/5 के बराबर होती है। हेंस यहाँ पर हमसे पूछी थी x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि x/5 होगा तो x जो हो जाएगा वो सिंपली आपका 2 हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका कितना था, 2 के बराबर था। ठीक है बच्चा, बात करते हैं आगे की। जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला था कि एक सॉलिड स्फीयर है एंड ए हॉलो सिलेंडर रोल्स अप विदाउट स्लिपिंग ऑन द सेम इंक्लाइन प्लेन विद इनिशियल स्पीड। जो इनिशियल स्पीड हमें दे रखी है, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन हो गया फॉर एग्जांपल, यहाँ से कोई ये ऊपर की तरफ रोल करता है और इसकी स्पीड जो दे रखी है मुझे वो v के बराबर दे रखी है। कहा कि द स्फीयर एंड द सिलेंडर रीचेज अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ h1 एंड h2 रेस्पेक्टिवली अबव द इनिशियल लेवल। द रेशियो h1:h2 जो दिया है वो आपको n1 के बराबर दिया है, मतलब h1/h2 दिया है, ये आपको दिया था इन्होंने n/10 के बराबर। बोला है कि द वैल्यू ऑफ n इज, तो आपको n की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो सिंपल इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका हो सकता है, अगर मैं सरफेस को देखूँ तो देखो यहाँ पे विदाउट स्लिपिंग लिखा हुआ है इन्होंने, दैट मीन्स रूल कर रही है, प्योरली रूलिंग हो रही है। अब एक बात बताना, मैं कहूँगा कि एक ने, मैं कहूँगा कि क्वेश्चन में ही दे रखा है बेसिकली कि स्फीयर जो वो h1 हाइट राइज करता है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि भाई जो स्फीयर है ये हाइट जो राइज कर रहा है वो h1 कर रहा है, और जो कौन सा सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, ये जो राइज कर रहा है ये राइट कर रहा है h2 तक। अब एक चीज़ ध्यान से अगर देखो तो क्योंकि प्योर रोलिंग के केस में आपका वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो है वो 0 होता है इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, दैट मीन्स आप एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर लगा सकते हो। मतलब जैसे जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही होगी, कम होती जा रही होगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, और वही इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो सीधा सीधा मैं अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊँ तो मैं बोलूँगा mgh1 शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसकी, स्फीयर की। और इवन ये जो काइनेटिक एनर्जी में लिख रहा हूँ ना टोटल काइनेटिक एनर्जी है भाई, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो सकती है, मैंने लिखा था हाफ ऑफ, पूरा ही लिख देता हूँ, CMR स्क्वायर, मतलब MR नहीं V का टर्म आ गया था फिर यहाँ, और जो ट्रांसलेशनल वाला पार्ट था वो हाफ ऑफ MV स्क्वायर था। मतलब अगर इन जनरल बात करूँ तो ये हो गया आपका 1+C इंटू MV स्क्वायर। तो देखो ये कितना आसान एक्सप्रेशन हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ C की वैल्यू डालो और एक्सप्रेशन लिख दिया। तो मैं कहूँगा कि अगर ऐसा है तो इन द सेम वे मैं लिखूँगा mg इंटू h2 इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉलो सिलेंडर। और मैं तो देख पा रहा हूँ कि भैया जो टोटल काइनेटिक एनर्जी वो तो इतनी है, तो इतना भी करने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा आप लिख दो, डिवाइड कर दो दोनों को। तो h1/h2 जो आएगा वो आएगा आपका 1+C1/1+C2। अब पहला क्या बॉडी है भाई, ये है स्फीयर, स्फीयर के लिए C1 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगा आपका 1+C1 अगर मैं बात करूँ तो। और स्फीयर भी कौन सा था, सॉलिड स्फीयर दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये हो गया आपका 2/5।
अपॉन 1+C2। हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर मतलब ये कितना हो गया 1/2। सिंप्लीफाई कर लो भाई, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया आपका 7/5 अपॉन 3/2। जब आप सिंप्लीफाई करोगे बैठोगे इसको, एक मिनट 1+2 1/2 हो गया हॉलो सिलेंडर के लिए। क्यों गलत कर दिया ना, हॉलो सिलेंडर के लिए 1/2 नहीं होता ये, हॉलो सिलेंडर के लिए 1 होता है। सही है ना, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका इवन ये 1 होगा, इसको हटाओ तो सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा आपका 7/5 है ना अपॉन 2, मतलब ये 2। तो सीधा सीधा ये हो गया आपके पास 7/10। दैट मीन्स इन्होंने जो पूछा था मुझसे एन की वैल्यू पूछी, तो एन की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए कितनी होगी बच्चों 7 होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो 10th क्वेश्चन को जब तक आप पढ़ो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो ना बच्चों, तो अगर आप है ना क्वेश्चंस को बहुत आराम से पढ़ो और समझो कि पूछा क्या है, तो जो आपको मीन्स जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पर उसको है ना बहुत ही आसानी से बेसिकली किया जा सकता है। क्लियर है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सॉल्व करने का, सिंपल सी अप्रोच है और हम इनको क्या कर रहे हैं करते जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, यहाँ पे लिखा है अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg। जो मास आपको दिया है वो दिया है 0.5 kg, और बोला इज अटैच टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। जो इस लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग की वो दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर। आगे बोला कि द वॉल इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल पाथ। अरे ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। देखो जैसे क्या हुआ कि यहाँ पर आपने एक बॉल है ना, और जो इसको इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर रखा है, और यहाँ से इसकी जो लेंथ दे रखी है वो आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, मतलब कितनी होगी 50/100 मीन्स 0.5 मीटर, आधा मीटर की। मास जो दिया है ये दिया है आपको 0.5 kg का। आगे बात करते हैं, A ball is rotated on a horizontal circular path about its vertical axis. The maximum tension that the string can bear is 400 न्यूटन। मतलब सोचो ये ऐसे रोटेट करेगा ओमेगा से, तो टेंशन कैसे आने वाली भैया, जब ऐसे रोटेट करेगा तो टेंशन जो स्ट्रिंग में इसके अलॉन्ग होगी, और ये जो टेंशन की वैल्यू दी है मतलब मैक्सिमम टेंशन जो स्ट्रिंग ये हैंडल कर सकती है वो 400 न्यूटन के बराबर है। तो कह रहे हैं द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कितना आसान क्वेश्चन हो गया भाई, यहाँ पर सेंट्री फ्यूबल फोर्स लग जाएगा m ω² इंटू आर, तो सीधा सीधा टेंशन जो है वो क्या होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू m ω² आर होनी चाहिए कि नहीं, अगर इसको आराम से हमें घुमाना है तो। और अगर ओमेगा निकालना चाहें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा आपका t डिवाइडेड बाई m इंटू आर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर मीन्स मैक्सिमम निकालना है तो सीधा सीधा इक्वल टू t/m r। वैल्यूज पुट कर दो आंसर पाओगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मतलब ये कितना हो गया 0.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा भाई 0.5, तो सीधा सीधा बाहर ऊपर से 20 आएगा, तो 20 डिवाइड बाई 0.5, एक जीरो ये 200 हो गया, इससे कितना टाइम्स 40 टाइम्स। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 40 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए बस इतना ही है ना, बाकी मैं क्वेश्चंस और भी कराता रहूँगा धीमे धीमे आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।